अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्शन जो है ना रेडिएशन के क्या है, और जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है रेडिएशन के वो ज्यादातर डीएनए डैमेज की वजह से होते हैं। ठीक है। अच्छा, रेडिएशन से बेसिक एक्सरेज में हो, गामा रेज हो, चार्ज या अनचार्ज पार्टिकल्स हो, ये बायोलॉजिकल मटेरियल में जो है अब्जॉर्ब होते हैं और जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है ना इफेक्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा ये होता है कि सिर्फ रेडिएशन का ही मसला होता है। रेडिएशन जो है वो उसके जो मॉलिक्यूल है या बायोलॉजिकल मटेरियल है उसके जो एटम्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह उनको भी वो आयनाइज या एक्साइट करते हैं। ठीक है, और रिलीज करते हैं। ठीक है, या इमिट करते हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल चेंजेस जो है बेसिकली जो डायरेक्ट एक्शंस हैं दैट आर रिलेटेड टू डीएनए डैमेज, और इसके अलावा जो इनडायरेक्ट एक्शंस हैं वो साइटोप्लाज्म में जो वाटर कंटेंट है उसके साथ जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से होता है। इसमें हाई और लीनियर एनर्जीज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जिस तरह न्यूट्रॉन्स हैं या अल्फा पार्टिकल्स हैं, उनके लीनियर एनर्जीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं एज कम्पेयर टू एक्सरेज गामा रेज, तो वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव डैमेज क्रिएट करती हैं। लिहाजा न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स हैं ये रेडिएशन थेरेपी में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं एज कम्पेयर टू एक्सरेज या गामा रेज के। अच्छा, अब जो है रेडिएशन जो है वो जिस समय पिछले भी हमने पढ़ा है कि जो एटम या मॉलिक्यूल्स के साथ जो है इफेक्ट करती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, जो इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं, डायरेक्ट इफेक्ट्स जो हैं वो तो डीएनए डैमेज के साथ हैं। जो इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के प्रोड्यूस होने की वजह से होते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज में जो प्रोडक्शन हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फ्री रेडिकल्स हैं। अच्छा, फ्री रेडिकल्स जब बनते हैं, फ्री रेडिकल्स का काम ये होता है कि ये नॉर्मली तो हमारे पास जिस्म में जो है एंटी ऑक्सीडेजेस जो है ये एंजाइम्स मौजूद हैं, जिसमें सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है, कैटालेजेस हैं, जो कि इस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को जो है उसको ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज अगर ज़्यादा देर तक बनी रहे और कंटिन्यूसली अगर आप रेडिएशन दे रहे हैं और तो रिपेयर का टाइम नहीं मिलता, और उसमें ये होता है कि ये केमिकल जो बॉन्ड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करती हैं बिटवीन डिफरेंट स्टैंड्स। ठीक है, और एक स्टैंड के दरमियान में भी, और दोनों स्टैंड जो हैं डबल स्टैंड ब्रेक्स भी वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि केमिकल जो है वो मॉडिफाई करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर को। अच्छा, अब ये प्रोड्यूस किस तरह हो रहा है उसकी सिंपल सी एक जो है वो एग्जांपल ये है कि जब आयनाइजिंग रेडिएशन मिलती है वाटर मॉलिक्यूल को, जो इसमें ए पे आप देख रहे हैं, तो दैट वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअली चेंजेस टू सच ए कैपेबिलिटी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये वाटर का मॉलिक्यूल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, व्हेन इट कंबाइंस अगेन विद इन वाटर मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोनियम आयंस बनता है, हाइड्रोक्सिल आयंस बनते हैं। अब हाइड्रोक्सिल आयंस का क्या काम होता है? सॉरी, हाइड्रोक्सिल आयन ये करते हैं कि ये जो C4 जो कार्बन है उसके साथ अटैक को करते हैं और उसके साथ बाइंड करते हैं। उसके साथ बाइंड करने के मकसद होता है कि ये अलग-अलग कर देते हैं फॉस्फेट को डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ। और जो फॉस्फेट फॉस्फेट लिंक्स हैं ये आपके जो है डबल हेलिक्स का जो बैकबोन क्रिएट करते हैं वो ये है, क्योंकि जो बेसिस हैं प्यूरिन से या पिरिमिडीन से वो इनसाइड होती हैं और आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स या डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ मिले होते हैं। जब इनको सेपरेट कर देते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस, तो उसकी वजह से निक क्रिएट होता है और सिंगल स्ट्रैंड जो है ना ब्रेक होती है। तो दैट्स हाउ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एक्चुअली क्रिएट्स डैमेज टू द डीएनए बैकबोन। अच्छा, अगर इसको हम डायरेक्टली अगर आप देखते हैं तो इसका शॉर्ट जो फॉर्म ये है कि जब एक्सरे फोटॉन्स दिए जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी उनको आप कह सकते हैं, तो फास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं। फ्री रेडिकल्स जो हैं वो फिर डीएनए के जो है स्ट्रैंड्स उसमें क्रिएट करते हैं, और फिर उसकी वजह से जब डीएनए डैमेज होता है तो आपको इफेक्ट्स नजर आते हैं। अच्छा, डीएनए डैमेज के इफेक्ट्स तो दो तीन मुख्तलिफ तरीकों से हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि सेल मर जाए, ठीक है, सेल मर जाए,
और वो ये कि कुछ मिनट्स में भी हो सकता है, दिनों में या आवर्स में भी ये इफेक्ट नजर आते हैं। और आमतौर पे होता है कि रेडिएशन थेरेपी जब दी जाती है तो उसमें जो इफेक्ट्स हैं जो है कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं ना, वो उनमें ये होता है कि आपके लोकल इरिटेशन, एरेथीमा, जो रेडिशनेस वगैरह हो जाती है, या अल्सर्स बन जाते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में जो है वो फाइब्रोसिस होती है, या सेल नेक्रोज्ड हो जाते हैं, सेल की डेथ जो है वो बड़ी एब्रप्ट होती है। इसके अलावा अगर जो आप डीएनए डैमेज क्रिएट कर रहे हैं एक्सरेज को दे के, और वो मिनिमम अमाउंट में एक्सरेज अगर आप डिलीवर करते हैं, तो उसकी वजह से ऑन्कोजेनेसिस भी हो सकती है, म्यूटेशंस हो सकती हैं। क्योंकि डीएनए में जो निक क्रिएट होती है, अगर उसकी प्रॉपर रिपेयर ना हो, ठीक है, जिसमें बेस एक्सियन रिपेयर्स हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सियन रिपेयर्स हैं, अगर नॉन हेमोलॉगस एंड रिपेयर्स हैं, हेमोलॉगस एंड रिपेयर्स हैं, अगर ये काम अपना प्रॉपर नहीं करेंगी तो म्यूटेशंस क्रिएट होंगे, और म्यूटेशंस लीड्स टू ऑन्कोजेनेसिस इन सम टिश्यूज। इसके अलावा ये होता है कि अगर एक्सरे जो है, अगर आप उस टाइम पे दें जिस वक्त जो है या जाइकोट को दें, या फीटल डेवलपमेंट हो रही हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसमें ये होता है कि बहुत सारी जीन्स जो हैं जिन्होंने एक्सप्रेस होना है वो म्यूटेट होती हैं, और म्यूटेशन के साथ जो है ना आपको जेनेटिक या हेरिडिटरी इफेक्ट्स जो हैं वो विजिबल होते हैं बच्चे के अंदर। अच्छा, अब एक चीज और होता है, और वो है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो है वो बेसिकली कर क्या रहे हैं कि ये एक्सरे से ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, ज्यादा इफेक्टिव है। और इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। जिस तरह एक्सरेज है ना, वो इलेक्ट्रॉन को या डिस्प्लेस कर रही हैं, और या उसकी वजह से जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट की वजह से वो फोटॉन्स जो है वो स्कैटर भी हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करके, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स में जो है ना, उसमें इनका एक्शन है कि न्यूट्रॉन्स देने से ये प्रोटॉन्स में रिकॉइल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। रिकॉइल प्रोड्यूस होते हैं न्यूट्रॉन्स जो है, फास्ट न्यूट्रॉन। ऑब्वियसली वो जब डाइवर्ट होता है तो उसकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अच्छा, अब होता ये है कि जब हाई एनर्जी आप न्यूट्रॉन्स देते हैं तो ये स्पेलेशन प्रोडक्ट्स जो है ना प्रोड्यूस करते हैं। स्पेलेशन क्या जो होता है, क्या चीज है स्पेलेशन प्रोजेक्ट, ये जो है ये हाई एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन है, जिसमें जो है ना न्यूक्लियस पे आप बम्बार्ड करते हैं पार्टिकल्स विद हायर एनर्जी। और इसकी पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है दैट इज मोर देन 50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और ये बहुत सारे पार्टिकल्स को जो है ना इजेक्ट करती है, जिसने पहले बताया प्रोटॉन्स को भी इजेक्ट करती है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस है जो है ना, ठीक है, वो लाइटर हो जाता है ओरिजिनल न्यूक्लियस से, क्योंकि उसमें से प्रोटॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, वो लाइटर हो जाता है। और वो लाइटर होने की वजह से जो प्रोटॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उसके अंदर से, जो डाइवर्ट होकर उनकी एनर्जी कम होगी, उन्हें कहते हैं कि ये उस न्यूक्लियस की स्पेलेशन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जरा थोड़ा सा कंसेप्ट है, वो जरा आप जो है ना जेन में रखिएगा। इसके अलावा जो जिस तरह हायर एनर्जी आइटम्स हैं, जिस तरह कार्बन्स हैं, ठीक है, ये जो है ना प्रोटॉन्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और एटम्स के न्यूक्लियस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस तरह न्यूट्रॉन सिर्फ एटम के न्यूक्लियस के साथ करते हैं, एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ करती हैं जो ऑर्बिट कर रहे होते हैं। ये जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कार्बन जैसे हैवियर आयंस की, कि ये नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन्स को छेड़ती हैं, बल्कि ये करती हैं कि ये अंदर जो है न्यूक्लियस जो है उसको भी डिस्टर्ब करती हैं, तो स्पेशलेशन प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को भी डिस्प्लेस करती हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव हैं, और ये ज्यादा डेंजरस हैं एज कंपेयर टू आपके जो न्यूट्रॉन्स यूज कर रहे हैं, एक्सरेज या गामा रेज जो है ना वो आप यूज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। इंशाल्लाह ताला फिर अगले लेक्चर में आपसे फिर बातचीत होती है।